Hello and welcome. We are starting with chapter 2 Methods of Inquiry in Psychology. इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए. वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द चैप्टर, तो ये सारे आपके कंटेंट्स हैं जो हम पूरा करने वाले हैं. एंड वी आर स्टार्टिंग विद गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, द वेरी फर्स्ट टॉपिक. नाउ गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्या होती है. यहाँ पे इंक्वायरी का मतलब वो सीबीआई वाली इंक्वायरी या सीडीआई वाली इंक्वायरी नहीं है. ठीक है. यहाँ पे इंक्वायरी का मतलब बेसिकली यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं रिसर्च. प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय राइटिंग. ठीक है. सो गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी मतलब कि साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात हो रही है. एंड जस्ट लाइक एनी अदर साइंटिफिक रिसर्च, psychological inquiry also has goal, which means psychological research also has goals. तो क्या गोल्स होते हैं इनके. पहला गोल होता है डिस्क्रिप्शन का. डिस्क्रिप्शन बोले तो डिस्क्राइब करना किसी भी चीज़ को, दैट इज़ व्हाट डिस्क्रिप्शन इज. सेकंड होता है प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन इज़ द सेकंड गोल. प्रिडिक्शन का मतलब है फोरकास्ट करना. फोरकास्ट करना या फिर गेस करना कि फ्यूचर में क्या होगा. दैट इज़ वॉट प्रिडिक्शन इज ऑल अबाउट. देन आता है एक्सप्लेनेशन. नाउ इस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 में देर इज़ अ डिफरेंस. ठीक है. अब आप बोल सकते हो कि डिस्क्राइब करना का मतलब ये भी तो होता है कि एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को. वही तो होता है डिस्क्राइब करना. भाई अच्छे से डिस्क्राइब करो का मतलब क्या, अच्छे से एक्सप्लेन करो. बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन explanation and there is a difference between explanation and description. Now what is the description. Description means description. जब हम किसी चीज़ का description देते हैं तो हम उसमें बोलते हैं what के बारे में, what has happened, क्या हुआ. बट जब हम किसी चीज़ को explain करते हैं तो हम उसमें explain करते हैं reason, यानी कि why did it happen, क्यों हुआ. तो उसमें हम reason बता रहे हैं. ओके. तो जब हम किसी चीज़ का रीज़न बताते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन है. बट डिस्क्रिप्शन में हम नरेटिव के बारे में बात कर रहे हैं. नरेटिव दे रहे हैं किसी इंसिडेंट का, किसी इवेंट का, किसी के बिहेवियर का, दैट व्हाट हैज़ हैपेंड. फिर बात करते हैं हम कंट्रोल की. कंट्रोल किस चीज़ का. ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर कंट्रोल के बारे में. और फिर फाइनली है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन किस चीज़ की. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की. जो भी हमने सीखा उसको अप्लाई करना. तो ये 5 जो हैं इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं किसी भी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के, या फिर आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के भी. रिसर्च भी हम इसीलिए करते हैं ताकि चीज़ों को डिस्क्राइब कर सके, प्रोडिक्ट कर सके, एक्सप्लेन कर सके, कंट्रोल कर सके और अप्लाई कर सके. अब इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. सो जो हमारा फर्स्ट गोल ऑफ इंक्वायरी है दैट इज़ डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है. डिस्क्राइब करना किसी भी बिहेवियर को या फिर किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करना एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. जितना एक्यूरेटली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उतनी एक्यूरेटली. नाउ ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अदर बिहेवियर्स. तो पर्टिकुलर बिहेवियर का यहाँ पे क्या मतलब है. यहाँ पे पर्टिकुलर बिहेवियर से हमारा मतलब है कि ऐसा बिहेवियर जो थोड़ा डिफरेंट होता है, हटके होता है. ठीक है. बाकी बिहेवियर से नॉर्मल, इट्स नॉट लाइक रेगुलर बिहेवियर से हटके जो होता है. तो एक पेक्यूलियर बिहेवियर भी आप इसको कह सकते हैं. ठीक है. थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर, तो डिफरेंस करने में ये हमें मदद करता है. फॉर एग्जांपल मान लो एक रिसर्चर पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं स्टडी हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स की डिफरेंट स्टडी हैबिट्स क्या हैं. या फिर आप मान लो कि वो ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है वो ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है, जबकि टीचर तो एक जैसा ही पढ़ा रही है. तो फिर वो बच्चा ऐसा डिफरेंट क्या कर रहा है कि वो फर्स्ट आ रहा है या उसके नंबर 90% आ रहे हैं, बाकी लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं. तो अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन करने हैं तो फिर वो उसके लिए रेंज ऑफ बिहेवियर्स है, कुछ कुछ काफ़ी सारे बिहेवियर की कुछ रेंज है जो वो स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल कि वो
बच्चा मे बी रोज़ क्लास अटेंड करता है, टाइम पे सबमिट करता है अपने असाइनमेंट्स, प्लान करते हैं स्टडी को कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट कम टाइम ले कंज्यूमिंग होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स हो सकता है उनको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हों, ठीक है। और सिर्फ प्लान नहीं करते, वो स्टडी भी करते हैं। ऐसे सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाते रहते कि हाँ स्केड्यूल बना लिया पर उसको फॉलो नहीं करा, पर वो उसको फॉलो भी करते हैं। एंड डेली रिवाइज करते हैं वो डेली बेसिस पे जो भी वो पढ़ते हैं। तो डेली रिविजन से क्या होता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, रिटेंशन पावर स्ट्रांग होती है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो याद करने में हेल्प होता है अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज करें। तो ये कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, अगर ये ठीक है, ये जो हमने स्टडी करा ये कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज है। अब इसमें फर्दर माइन्यूट डिस्क्रिप्शंस भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि मान लो आपने जो प्लानिंग है, ठीक है, आपने प्लान करा कुछ अपना स्टडी हैबिट, तो प्लानिंग में भी तो आपके फर्दर माइन्यूट छोटे छोटे गोल्स हो सकते हैं ना, कि इस आज मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, ये टॉपिक ख़त्म करना है, उस सब्जेक्ट को कल पढ़ सकते हैं इसका तो इस तरीके से जो आप टाइम टेबल बनाएंगे, अपना स्टडी स्केड्यूल बनाएंगे, उसमें फर्दर माइन्यूट गोल्स हो सकते हैं, राइट। सो रिसर्चर, सबसे पहले एक रिसर्चर को जो डिस्क्राइब करना होगा वो डिस्क्राइब करेगा स्टडी हैबिट्स को। अब रिसर्च में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसर्च में कुछ भी अंडरस्टूड नहीं होता। कि आप बोलो कि रिसर्च कर रहे हैं स्टडी हैबिट्स पे, तो स्टडी हैबिट्स को डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है। स्टडी हैबिट्स तो सबको पता है कि क्या होती हैं स्टडी हैबिट्स। तो यहाँ पे हम कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलते, वी ऑलवेज डिफाइन थिंग्स, ठीक है। वी नेवर एज्यूम वी नेवर एज्यूम एनीथिंग कि ये तो कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन डेफिनेशन है, सबको पता है। अरे किसी रिसर्चर के लिए, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें बताई गई, ये एक रिसर्चर के लिए ये स्टडी हैबिट्स है, ठीक है। किसी और रिसर्चर के लिए स्टडी हैबिट्स का क्या मतलब होता है, किसी और रिसर्चर के लिए स्टडी हैबिट्स का मतलब हो सकता है कि पढ़ने का तरीका, ठीक है, किस तरीके से पढ़ते हैं, इन द सेंस कि वो उनकी नोट्स मेकिंग क्या है, ठीक है। तो उसमें वो नोट्स मेकिंग ले सकते हैं। हाउ डू दे मेक नोट्स, क्या पता उनकी नोट्स मेकिंग इतनी पॉइंट टू पॉइंट होती हो, ठीक है। उनकी मेमोराइजेशन, कैसे वो मेमोरी में याद रखते हैं। तो वो ये उनको हाउ डू दे रिमेंबर, वो ये स्टडी करना चाहते हैं स्टडी हैबिट्स में, नोट्स मेकिंग स्टडी करना चाहते हैं। हो सकता है वो बुक्स के रेफरेंस देखना चाहते हों कि कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र करते हैं, ऐसी कौन सी बुक्स हैं, क्या पता वो बहुत ही अच्छे ऑथर की बुक्स रेफ़र करते हो। तो किसी के लिए स्टडी हैबिट्स का मतलब ये हो सकता है और किसी के लिए स्टडी हैबिट्स का मतलब ये हो सकता है। तो यू नीड टू डिफाइन इन योर रिसर्च, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, मतलब डिफाइन करना कि आप जो पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो या पढ़ रहे हो, उसको डिस्क्राइब करना। अगर आप किसी बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हो, ये तो हो गया मतलब कुछ फिनोमिना को स्टडी करना। अगर आप किसी बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आप उस बिहेवियर को पहले डिस्क्राइब करोगे कि उस बिहेवियर से आपका क्या मतलब है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्राइब करना को कहते हैं डिस्क्रिप्शन। वहीं पे लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है तो हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही है। अगर आपको ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है तो यू ऑलवेज टेक परमिशन फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट्स। आप हमेशा अपने पार्टिसिपेंट से परमिशन लेते हैं कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, या उनका अगर कोई एक्सपेरिमेंट लैब में कंडक्ट कर रहे हैं तो वो लैब में एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जो भी उनके रिस्पॉन्सेज हैं। अगर वो मना कर देते हैं पार्टिसिपेंट्स, देन बाय नो मीन्स यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट, ओके। अगर कोई बिहेवियर है जो आप स्टडी करें, कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर है कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो अगर वो बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो उस बिहेवियर को भी आप रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में जो ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि रोज़ अटेंडेंस में, मतलब आप देखेंगे प्रेजेंट है रोज़ उनका, वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, दे आर नॉट बंकिंग देयर क्लास, दे आर नॉट मिसिंग आउट देयर क्लासेस। सो ये एक बिहेवियर है उन लोगों का जो स्टैंड आउट करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं या जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। या वो टाइम पे स्टडी कर अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिले हो रहा है, असाइनमेंट सबमिट ही नहीं हो रहे हैं, ज़ीरो मार्क्स आ रहे हैं असाइनमेंट में। तो इस तरीके के बिहेवियर्स नहीं करते, तो ये बिहेवियर्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट डिस्क्रिप्शंस इज ऑल अबाउट, ओके। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्लाइड पे, प्रिडिक्शन। नाउ सेकंड पॉइंट कम्स एज प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि फोरकास्ट करना।
अब अगर आपको फर्स्ट पॉइंट आपने अच्छे से कर लिया, मतलब अच्छे से आपने डिस्क्राइब कर लिया, तो किसी चीज़ को आप अच्छे से डिस्क्राइब तभी कर पाओगे जब आपको उस चीज़ की कोई अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, किसी चीज़ को अच्छे से समझते हो, तभी आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर पाओगे। तो जब आपने एक्यूरेटली चीज़ों को डिस्क्राइब कर लिया, यू विल बी एबल टू नोटिस अ रिलेशनशिप। आप एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाओगे और आप एक रिलेशनशिप देख पाओगे कि डिफरेंस क्या होता है एक पर्टिकुलर बिहेवियर में विद अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, या इवेंट्स या फिनोमेना। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आप जब आपने डिस्क्राइब किया, आपको पता चला कि जो लोग आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करते हैं, जो लोग टॉप कर रहे हैं, जो लोग फर्स्ट आ रहे हैं, उनके डिफरेंट बिहेवियर है, उनका स्टडी पैटर्न डिफरेंट है, उनके पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, उनका वो बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं अपने स्टडी को, वो असाइनमेंट्स टाइम पे अपने असाइनमेंट्स को सीरियसली लेते हैं, ऐसे कैजुअली नहीं लेते कि अरे असाइनमेंट्स ही तो है, कौन सा एग्ज़ाम है, असाइनमेंट्स तो ऐसे ही किसी से कॉपी कर लेंगे या किसी और से लिखवा लेंगे, ऐसे बिहेवियर्स वो नहीं करते। तो जब आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी, आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर, ऑब्वियसली जो फर्स्ट आ रहा है उसका बिहेवियर पैटर्न इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन जो नहीं आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर पा रहा है या जो क्लास में कोई पोजीशन नहीं ला पा रहा। तो वो जो डिफरेंस है वो आपको नज़र आने लगेगा, और जब ये होने लगेगा तो आप अच्छे से फोरकास्ट भी कर सकते हो। ऑब्वियसली फिर आपकी प्रोडिक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? फॉर एग्जांपल जो आपने रिसर्च करी कि आपने स्टडी हैबिट पढ़नी थी कि जो लोग टॉप करते हैं उनकी स्टडी हैबिट्स क्या होती है, वो ऐसा क्या करते हैं, उनके पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो आपको पता चलेगा कि जो अमाउंट ऑफ टाइम वो स्टडी में डिवोट कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है विद द सक्सेस रेट, ठीक है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ टाइम वो पॉजिटिव रिलेशन, मतलब दोनों एरोज ऊपर की तरफ हैं, इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। मतलब कि इफ़ स्टडी आवर्स आर इंक्रीजिंग तो फिर परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रही है, उनकी सक्सेस रेट भी हाई जा रहा है जितना वो टाइम डिवोट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पढ़ ऑब्वियसली अगर आप टाइम डिवोट नहीं करोगे स्टडीज़ को, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो आपका इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। मतलब टाइम तो आप डिवोट, इन्वर्स नहीं होएगा, पर टाइम तो आप डिवोट नहीं कर रहे, तो सक्सेस कैसे होगा, राइट। तो यहाँ पे यही मतलब है कि आप, ये रिसर्च से निकल कर पता चला हमें कि अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम, कि जितना आवर्स हम 10 घंटे दें, 15 घंटे दें, कितना भी टाइम दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा सक्सेस रेट है। अभी नीट के रिजल्ट्स निकले अगर आपको पता हो तो, ठीक है। एंड देयर आर पीपल जिन्होंने जिन्होंने टॉप किया, उनकी जब इंटरव्यू ले गए तो उन्होंने बोला कि वो 15-15 घंटे, दिन में 10 घंटे, 12 घंटे की स्टडी करते थे। दैट्स हाउ दे वर बी, और पूरा बिल्कुल घुस ही गए थे किताबों में, ठीक है। और उनको बस एक ही चीज़ थी कि दे हैव टू क्लियर दिस नीट एग्ज़ाम, और क्लियर क्या, उनका सक्सेस रेट देखो कितना हाई है कि दे हैव टॉप्ड इट। तो जो टॉपर्स होते हैं, तो आपकी रिसर्च से आपको ये पता चला कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं उसमें, अच्छी जो हम टाइम डिवोट कर रहे हैं स्टडीज़ में उसमें, और हमारे अचीवमेंट में जो हम अचीव कर रहे हैं, ठीक है। लेटर ऑन अगर आपको जब ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है, और आपको कोई ऐसा बच्चा मिला जिस जो आपको पता चला कि ये बहुत टाइम डिवोट करता है अपने स्टडीज़ को, या ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम ये प्रॉपर रिवीजन वगैरह भी करते हैं, और इनका काफ़ी वक्त स्कूल से आने के बाद भी जो है ट्यूशन्स वगैरह में, कोचिंग्स वगैरह में जाता है, और उसके बाद भी जो रात को सोने से पहले वो अपना सब रिवाइज करके सोते हैं, स्टडी करते हैं, रात को भी लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो अगर आपको ये बिहेवियर किसी बच्चे में पता चलेगा कि वो उसका बिहेवियर ऐसा है, और यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट, इट विल बिकम वेरी ऑब्वियस टू यू कि डेफिनेटली उसके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? यही होती है प्रिडिक्शन, कि आपके बिहेवियर, उसके बिहेवियर पैटर्न से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। अब हमने बिहेवियर को जो है डिस्क्राइब कर लिया, अब हमने प्रिडिक्ट भी कर लिया, प्रिडिक्शन भी, अब एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन मतलब कैजुअल फैक्टर्स या ऐसे डिटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवियर जो जो कि जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बिहेवियर या तो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे क्लास में काफ़ी अटेंटिवली अपने लेक्चर को सुनते हैं, लेकिन सारे तो नहीं सुनते ना। कुछ बच्चे पीछे, जिनको लास्ट बेंच बोलते हैं, वो बैठ के मस्ती मार रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे तो अटेंटिव होकर लेक्चर सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते हैं? ऐसा क्यों कि कुछ बच्चे टाइम बहुत कम देते हैं पर कुछ बच्चे ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं अपनी स्टडीज़ को एज़ कम्पेयर टू अदर्स? तो ये
एक्सप्लेनेशन मतलब मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि एक्सप्लेनेशन में हम वाई एक्सप्लोर करते हैं, वाई द बिहेवियर इज़ टेकिंग प्लेस, क्यों हो रहा है वो बिहेवियर। डिस्क्राइब में आपने चीज़ों को डिस्क्राइब करा, पर एक्सप्लेन में हम वाई के ऊपर ध्यान देंगे। तो इसका जो बेसिकली जो गोल होता है, इसका गोल होता है एंटीसीडेंट्स कंडीशंस को डिफाइन करना। एंटीसीडेंट कंडीशंस होती हैं ऐसी कंडीशंस जो लीड करती हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर को। मतलब कि कुछ एक बिहेवियर हो रहा है, अगर बच्चे अटेंटिव हैं तो क्यों है, उसके पीछे का जो रीज़न है, अटेंटिवनेस तो उनका बिहेवियर हो गया, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है, जो वाई है, वो होगा एंटीसीडेंट कंडीशन ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, ये एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। मैंने बताया था वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जिसको हम स्टडी करते हैं। ऐसी चीज़ जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो वेरिएबल्स है। स्टडी मतलब जिस पे आप रिसर्च में जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च की स्टडी, रिसर्च की जो स्टडी कर रहे हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, लेट दिस टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं टीचिंग मेथड्स और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, टीचिंग मेथड्स और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब मेरी जो एजम्पशन है, ये मैं एक रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा एक रिसर्च का टॉपिक है, और रिसर्च में हमारे ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो दो हमने लिए, टीचिंग मेथड्स और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, ये क्या है रिसर्च के, ये है मेरे वेरिएबल्स। ये मेरे वेरिएबल है, ये वेरिएबल 1, ये वेरिएबल 2 कि टीचिंग मेथड्स। मैं बोल रही हूँ कि टीचिंग मेथड्स जो हैं जितने इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है, टीचिंग मेथड जितना इंटरेस्टिंग होगा उतना लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हाई होगा। ठीक है, जितना इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड होगा उतना लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन जो है हाई होगा। इस एजम्पशन पे मैंने रिसर्च करी। तो इसमें जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो हैं टीचिंग मेथड और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। और टीचिंग लेवल, ये जो इंटरेस्टिंग होना है, ठीक है, ये जो इंटरेस्टिंग होना है, ये क्या है, ये है कॉज, ये है कॉज। और पार्टिसिपेशन का हाई होना क्या है, इफेक्ट। ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी टीचिंग के दौरान, मतलब इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं, तो अगर लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा तो पार्टिसिपेशन रेट भी हाई होगा। और ये जो टीचिंग मेथड्स और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है, ये मेरे वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, क्योंकि मैं इनको स्टडी कर रही हूँ। तो जिस चीज़ को मैंने बोला ना, जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। तो मैं इसको स्टडी कर रही हूँ तो ये मेरे वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में देखना चाह रही हूँ, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कॉज क्या है, लेक्चर का इंटरेस्टिंग होना, लेक्चर का इंटरेस्टिंग होना कॉज है, और उसका इफेक्ट यानी कि उसका रिजल्ट ये है कि पार्टिसिपेशन ऑफ लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बच्चों का हाई है। ठीक है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करें लेक्चर्स में, क्लास में। तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। ठीक है, वेरिएबल्स क्लियर हो गए आपको कि जो हम स्टडी करें तो वो वेरिएबल्स हो गए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया कि, और ये जो कॉज है ना, ये कॉज होगा मेरा एंटीसीडेंट जो बिहेवियर है, ये मेरा एंटीसीडेंट्स होगा। मतलब ये रीज़न हुआ, ये कॉज हुआ जिसकी वजह से ये बिहेवियर हुआ। ठीक है, तो ये मेरा एंटीसीडेंट होगा, ये होता है एंटीसीडेंट कंडीशन। ठीक है, सो यू आर क्लियर विद नाउ एंटीसीडेंट कंडीशंस क्या होती हैं, ये क्लियर है, और वेरिएबल्स भी आपको क्लियर है, और हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं।
फोर्थ, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर को कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका क्या है? किसी की भी बिहेवियर को कंट्रोल अगर आपको करना है तो आप एंटीसीडेंट कंडीशंस को चेंज कर दो तो बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम पिछली वाली स्लाइड पे जाएं तो अगर मैं टीचिंग मेथड्स इंटरेस्टिंग नहीं है, टीचिंग मेथड्स मान लो बोरिंग है, तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ड्रॉप हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, एंटीसीडेंट कंडीशंस जो है, ये एंटीसीडेंट कंडीशन को चेंज कर दिया तो बिहेवियर में अपने आप चेंज हो गया ना। अगर यही मैं टीचिंग मेथड्स इंटरेस्टिंग कर दूं तो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हाई हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको चेंज करा, एंटीसीडेंट कंडीशन को चेंज करा, तो मेरा बिहेवियर अपने आप ही चेंज हो गया। तो हम जब एंटीसीडेंट, यही बोल रहे हैं कि कंट्रोल, किसी भी बिहेवियर को अगर आपको कंट्रोल करना है देन यू हैव टू वर्क ऑन द एंटीसीडेंट कंडीशंस। अब कंट्रोल जो होता है वो रेफर करता है तीन चीज़ों को। पहला, कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है, यहाँ तो आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर हो, जैसे कि लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हाई होना चाहिए, ठीक है। या आप चाहते हैं किसी बिहेवियर को रिड्यूस करना, जैसे कि आप चाहते हैं जो उनका क्लास में स्लीपी बिहेवियर है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे हैं, मिसचीफ कर रहे हैं, वो वाला बिहेवियर उनका कम हो, तो रिड्यूस करना। एनहांस करने का क्या मतलब है? एनहांस करने का मतलब हम क्या बिहेवियर एनहांस करना चाहते हैं क्लास में, कि बच्चे रिस्पॉन्ड करें, बच्चे क्लास में रिस्पॉन्ड करने, ये बिहेवियर हम एनहांस करना चाहते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं बिहेवियर चेंज करने के बाद या बिहेवियर को कंट्रोल करने के बाद, तो इन तीन चीज़ों पे जो है हमारा फोकस होता है। या तो हम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को चाहते हैं कि वो हो, जैसे लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हाई हो, या फिर हम चाह रहे हैं कि उनका स्लीपी बिहेवियर या जो वो तंग करते हैं, मिस्चीवियस बिहेवियर है उनका, वो लो हो, या एनहांस करना चाहते हैं किसी बिहेवियर को, यानी कि वो रिस्पॉन्ड करें क्लास में। तो ये चीज़ें जो हैं कंट्रोल ऑफ बिहेवियर में आ गई। इन्होंने भी एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बच्चा है जो ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स डिवोट करता है स्टडी में, if you can allow a number of hours to devote into your studies, the same you can reduce three or maybe increase your studies hour. तो बेसिकली अगर आपने स्टडीज आवर जैसे इंक्रीज या रिड्यूस करोगे आप, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आएगा आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी स्टडी आवर्स का आपकी परफॉर्मेंस पे सीधा सीधा इफेक्ट आएगा। तो ये भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करें, आप क्लास में फ़र्स्ट आएँ, ठीक है, या फिर टॉप करें, तो उसके लिए आपको एंटीसीडेंट कंडीशन चेंज करनी होगी। जहाँ पे एंटीसीडेंट कंडीशन क्या होगी? एंटीसीडेंट कंडीशन होगी स्टडी आवर्स। अगर ये इंक्रीज़ कर दोगे, ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे स्टडी को, क्योंकि किसी बच्चे को एक बार में चीज़ समझ आती है, किसी को 10 बार में समझ आती है। तो अगर आप स्टडी आवर्स इंक्रीज़ कर दोगे तो आपका डेफिनेटली सक्सेस का रेट भी हाई हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस एटलीस्ट इम्प्रूव तो डेफिनेटली होगी, ठीक है। सो द चेंज ब्रॉट इन द बिहेवियर बाय साइकोलॉजी, और कई बार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से भी हम बिहेवियर में चेंज लाते हैं, जैसे कि थेरेपी इन पर्सन। थेरेपी मतलब इन पर्सन मतलब कि जो थेरेपिस्ट के पास जाके हम पर्सनली जो थेरेपीज़ लेते हैं। अब किसी बच्चे का प्रोकास्टिनेशन का अगर बिहेवियर है, ठीक है, वो चीज़ें टालते रहते हैं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तरसों कर लूँगा। तो ये प्रोकास्टिनेशन का बिहेवियर के लिए अगर थेरेपी चाहिए, तो थ्रू थेरेपी भी हम इस प्रोकास्टिनेशन के बिहेवियर को एलिमिनेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। तो थेरेपी इज़ ऑल्सो अ कंडीशन वेयर वी कैन एंटीसीडेंट कंडीशंस को चेंज करते हैं। एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये फाइनल गोल होता है हमारी साइंटिफिक इंक्वायरी का या फिर साइंटिफिक रिसर्च का, ठीक है। इट इज़ टू ब्रिंग आउट द पॉजिटिव चेंज। तो हम ये कर ही क्यों रहे हैं? ये सब जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कंट्रोल करने की बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लाइफ में लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से वो दुखी हैं, वो खुद ही दुखी हैं या और लोग दुखी हैं, ठीक है, या उनके लिए वो हेल्पफुल नहीं है कैसे भी वो बिहेवियर, तो उसमें एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। और जो भी साइकोलॉजिकल रिसर्च है, इनफैक्ट कोई भी रिसर्च है, अगर साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें या किसी भी रिसर्च की, तो उनका मेन क्या गोल होता है? प्रॉब्लम रिजॉल्विंग, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की
इंक्रीज करना, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जिए, और साथ में न्यू थ्योरीज डेवलप करना। मतलब ऑब्वियसली जब हम थ्योरेटिकल, हम भी तो साइकोलॉजी में काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, तो वो नई थ्योरीज कैसे बनती हैं, ऐसे ही इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करके, साइंटिफिक रिसर्च करके वो थ्योरीज बनती हैं। तो जो गोल है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का, वो ऐसे ही अप्लाई होते हैं, पॉजिटिव चेंज लाकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर कर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर कर, या फिर न्यू थ्योरीज बनाकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे योगा और मेडिटेशन है, रिड्यूस करने में स्ट्रेस को मदद करती है, प्लस एफिशिएंसी भी हमारी इंक्रीज करती है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करोगे देन आपका फोकस जो है इंक्रीज होगा। फोकस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे फुल कंसंट्रेशन के साथ। सो दीज आर द 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जो हमने पढ़े: डिस्क्रिप्शन, प्रोटेक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड फाइनली एप्लीकेशन। इस बिहेवियर, अगर कोई भी आपको इस लेक्चर में कुछ बात पूछनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी दी है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय।